तो हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेपी यानी साइंस की पढ़ाई में। दोस्तों, हमने प्रकाश का परावर्तन पढ़ लिया था, परावर्तन के दो नियमों के बारे में जान लिया था। आइए इसे फिर से दोहरा देते हैं। यानी परावर्तन का पहला नियम आपतन कोण और परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अविलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में स्थित होते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं कि समतल दर्पण के बारे में। इसमें समतल दर्पण दिया नहीं है, लेकिन हम समतल दर्पण के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि उसके बारे में भी पूछता है। तो समतल दर्पण आपने देखा होगा आपके घरों में, आप जिसमें देखकर आप अपने बाल संवारते हैं वो समतल दर्पण होता है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि समतल दर्पण के पीछे किस चीज़ की कलई की जाती है। तो दोस्तों, समतल दर्पण के पीछे AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड की कलई की जाती है। उस पर कलई कर देने से, उसकी एक भाग पे कलई कर देने से हमें उसमें अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है। अगर जो कलई न किया जाए तो परावर्तन के स्थान पर वहाँ पे अपवर्तन होने लगा, इसीलिए वहाँ पे कलई कर दी जाती है एक पृष्ठ पर। और समतल दर्पण की कुछ क्वालिटीज़ भी होती हैं। आप लोगों ने समतल दर्पण के बारे में जान लिया है कि समतल दर्पण की कुछ क्वालिटीज होती हैं। यानी कि अगर जो समतल दर्पण में आपको अपना चित्र देखना है तो आपकी हाइट मान लीजिए 5 फीट है, तो आपको 2.5 फीट का मतलब जो होता है दर्पण लेना पड़ेगा। तो दोस्तों, दर्पण अपने से आधे लंबाई का लेना पड़ेगा। यानी आप h हाइट के हैं तो आपको आधे हाइट का दर्पण लेना पड़ेगा दोस्तों। और उसकी क्वालिटीज होती हैं, यानी कि आप जब v वेग से चलते हैं तो 2v वेग से दिखाता है। यानी कि आप 5 की स्पीड से चलेंगे तो 10 की स्पीड से दिखाएगा, यानी दुगना दिखाएगा। तो दोस्तों, ये थी समतल दर्पण की कुछ क्वालिटीज। इसका प्रयोग पेरिस्कोप में भी किया जाता है, यानी पनडुब्बियों में भी। इसके बारे में हम और विस्तार से पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं गोली दर्पण के बारे में। गोली दर्पण क्या होता है? गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित हो सकता है। गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित हो जाता है वो अवतल दर्पण कहलाता है। यानी कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये चित्र अवतल दर्पण है जो अंदर की ओर धंसा हुआ है और इसके बाहरी पृष्ठ पर कलई की जाएगी। और ये उत्तल दर्पण है, इस पे अंदर वाले भाग पे कलई की जाएगी और ऊपर से परावर्तन होगा। तो दोस्तों, अब आप एक बात याद रख लीजिए कि जब भी आप प्रकाश वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो आप प्रकाश को हमेशा दाहिने साइड से लाएंगे, यानी अपने दाहिने से यानी लेफ्ट हैंड साइड से लेकर आएंगे। तो दोस्तों, जब लेफ्ट हैंड साइड से लेके आएंगे और राइट हैंड साइड से आप दर्पण को कलई करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो भाग उत्तल में धंसा हुआ है उसको कलई करेंगे और अवतल में जो भाग उठा हुआ है, यानी कि अवतल दर्पण में परावर्तन धंसे हुए पृष्ठ से होता है और उत्तल दर्पण में परावर्तन उभरे हुए पृष्ठ से होता है। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि आप देख रहे हैं, आप दिया है कि सूर्य की ओर या दर्पण द्वारा परावर्तित सूर्य के प्रकाश की ओर सीधा मत देखिए, यह आपकी आंखों को क्षतिग्रस्त कर सकता है। तो दोस्तों, इसके अलावा आप लोग जो देखते हैं वेल्डिंग मारा जाता है तो भी हम लोगों के लिए बहुत क्षतिग्रस्त होता है, हमारी आंखों के लिए बहुत हानिकारक होता है। दोस्तों, एक अवतल दर्पण को अपने हाथ में पकड़िए तथा इसके परावर्तक पृष्ठ को सूर्य की ओर कीजिए। दर्पण द्वारा परावर्तित प्रकाश को दर्पण के पास रखिए, कागज शीट पर डालिए। कागज शीट धीरे धीरे आगे पीछे कीजिए जब तक कि आपको कागज की शीट पर प्रकाश का एक चमकदार तिरछ बिंदु न प्राप्त हो जाए। दर्पण का तथा कागज को कुछ मिनट के लिए उसी स्थिति में पकड़े रखिए। आप क्या देखते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों, आप देखेंगे कि जो कागज होता है धीरे धीरे जलना प्रारंभ हो जाता है, यानी सर्वप्रथम कागज सुलगना प्रारंभ हो जाता है और धुआं उठने लगता है। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि अंततः यह आग भी पकड़ लेता है, यानी कि आग पकड़ लेता है। यह क्यों जलता है? सूर्य से आने वाली प्रकाश दर्पण के द्वारा एवं एक तीक्ष्ण चमकदार बिंदु के रूप में अभिकेंद्रित होती है। वास्तव में कागज की शीट पर प्रकाश का यह बिंदु सूर्य का प्रतिबिंब है। दोस्तों, अब यहाँ पे कुछ स्थितियाँ दी हुई हैं, यानी कि जब कीड़े परावर्तन के पश्चात एक बिंदु पर मिलते हैं अवतल दर्पण में, आप चित्र ए में देख सकते हैं कि अवतल दर्पण में जब प्रकाश की किरणें टकराती हैं तो एक बिंदु पर मिलती हैं जिसे फोकस कहते हैं। और यहीं अवतल दर्पण में आप देख सकते हैं, यानी अवतल दर्पण में और ए बी उत्तल दर्पण में
यानी कि जब किसी वस्तु से समांतर प्रकाश की किरणें निकलती हैं तो रिफ्लेक्ट होकर ऐसी आती हुई प्रतीत होती हैं जैसे लगता है कि कहीं एक बिंदु से आ रही हैं। यानी आप वो फोकस क्या होता है, आभासी होता है, काल्पनिक होता है, वो फोकस वास्तविक नहीं होता है, लेकिन वास्तव में अवतल दर्पण में मिलती हैं और उत्तल दर्पण में नहीं मिलते हैं। यानी कि उत्तल दर्पण में फोकस आभासी होता है और अवतल में वास्तविक होता है। तो दोस्तों अब यहाँ पे दिया होगा मुख्य फोकस कहलाता है, यानी कि जहाँ पे किरणें एक दूसरे को काटती हुई मिलती हैं वहाँ उसको फोकस कहते हैं, उस बिंदु को। और यहाँ पे जहाँ से आती हुई प्रतीत होती हैं उसे फोकस, मुख्य फोकस कहते हैं। यानी उत्तल और अवतल में दोनों में मुख्य फोकस होता है, लेकिन उत्तल में आभासी होता है और अवतल में वास्तविक होता है। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि फोकस दूरी क्या होती है, द्वारक क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है, तब इसके आगे हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों दर्पण का द्वारक क्या होता है, यानी कि इस दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है जो दर्पण होता है उसका जो व्यास होगा, जो दर्पण का व्यास होगा वही दर्पण का द्वारक होगा। यानी कि यम और यन आप देख सकते हैं, इस लिखा है इस पे, और यम से यम यन तक आप एक रेखा खींच देंगे तो क्या हो जाएगा, दर्पण का द्वारक। यानी दर्पण का द्वार, दर्पण का कितना मुंह खुला हुआ है उसे ही दर्पण का द्वारक कहते हैं। अब मुख्य फोकस, जहाँ पे किरणें एक दूसरे को काटती हैं उसे मुख्य फोकस कहते हैं, और उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। यानी कि उत्तल और अवतल दोनों दर्पण में फोकस होते हैं, लेकिन एक में वास्तविक और एक में आभासी, ये मैंने आपको बताया। और फोकस दूरी क्या होती है, पोल से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। पोल से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। और पोल किसे कहते हैं, जो दर्पण का मिड पॉइंट यानी कि बीच वाला भाग होता है उसे पोल कहते हैं। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि इसका एक सूत्र भी होता है, R बराबर 2F, यानी F बराबर R/2 होता है। यानी फोकस बराबर रेडियस का आधा, यानी त्रिज्या का आधा फोकस होता है। यानी कि जो इसकी रेडियस होगी कर्वेचर से और पोल के बीच तक, उसका आधा फोकस होता है। आप देख सकते हैं ये कर्वेचर और पोल के बीच में स्थित है, यानी कि पूरी ये रेडियस है और रेडियस के आधा फोकस होता है। सो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना, यानी गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे कैसे बनता है। तो कुल इसकी 6 स्थितियां होती हैं। दोस्तों आप समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आप उनके द्वारा बनाए गए प्रतिबिंबों की प्राकृतिक स्थिति तथा अपेक्षिक साइज के बारे में भी जानते हैं। गोली दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब कैसे होते हैं, किसी अवतल दर्पण द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंबों की स्थिति का निर्धारण हम किस प्रकार कर सकते हैं। ये प्रतिबिंब वास्तविक हैं अथवा आभासी, क्या ये आवर्धित हैं, छोटे हैं या समान साइज के हैं, हम एक क्रियाकलाप द्वारा अन्वेषण करेंगे यानी समझेंगे। तो दोस्तों इसमें क्रियाकलाप दिया है, आप अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करने की विधि पहले ही सीख चुके हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी F बराबर R/2। तो दोस्तों आप फोकस दूरी निकालने के लिए सीख चुके हैं। दोस्तों अब बात है क्रियाकलाप। आपने देखा है कि आपको कागज पर मिला प्रकाश का तिरछा चमकदार बिंदु वास्तव में सूर्य का प्रतिबिंब है। यह अत्यंत छोटा वास्तविक उल्टा है। दर्पण से इस प्रतिबिंब की दूरी माप कर आने वाली अवतल दर्पण की लगभग फोकस दूरी ज्ञात की थी। एक अवतल दर्पण लीजिए, दूसरा है एक अवतल दर्पण लीजिए, ऊपर वर्धित विधि से इसकी सन्निकट फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। फोकस दूरी का मान नोट कीजिए। आप किस दूरस्थ वस्तु का प्रतिबिंब एक कागज की शीट पर प्राप्त करते हैं करके भी फोकस दूरी ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों कुल 6 पास्टुलेट हैं, उसी के बारे में दिया है। तो दोस्तों अब हम इसके आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे दिया भी है कि बिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का साइज और प्रतिबिंब की प्रकृति। तो दोस्तों अगर जो बिंब यानी वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ पे स्थित होगा, फोकस पर। और जैसा कि ये दर्पण से दूर है तो प्रतिबिंब का साइज कैसा होगा, अत्यधिक छोटा, बिंदु साइज, यानी बहुत छोटा होगा। जब ये अनंत पे वस्तु रहेगी तो बहुत छोटा होगा, जब दर्पण से कोई भी वस्तु दूर रहेगी तो उसका चित्र कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक एवं उल्टा होगी। सो दोस्तों थैंक यू। अब इसके बाद हम बाद में बात करेंगे कल